बहुत सुंदर। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला सत्र प्रारंभ करें। जी जी, बहुत सुंदर। आज के हमारे योगाचार्य 2 दिन हमारे योगा परिवार में योगा कार्यक्रम में आदरणीय अशोक पटेल जी भैया ने बहुत सुंदर क्लास ली और सबने आनंद लिया, बहुत बढ़िया। और उन्होंने कहा भी था 2 दिन में सेवा दूंगा। बहन जी, मैंने कहा चलिए 2 दिन आपको सेवा देने का मौका देंगे। और फिर सुंदर आज का एक सत्र रहा और मैं अभी दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। आज हम पर्यावरण, हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। तो एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस न करके हमें पूरे साल भर में हमें विश्व पर्यावरण दिवस ही हमारा रोज का होना चाहिए। तो ऐसे ही संकल्पना लेते हुए आज 2-3 दिन हम पूरे हमारे योगाहार मंच पर मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय वक्ता आ गए और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगाहार मंच पर पर्यावरण पर मार्गदर्शन दिया। तो आज हम पर्यावरण पर हमारा दायित्व क्या है, इस खुली चर्चा में आज हम आपका सबका स्वागत करते हैं और आदरणीय श्री पवन कुमार सर को मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए और आज की इस खुली चर्चा सत्र में अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन, आपके निर्देश अनुसार हम आगे का संचालन करेंगे। जी, आदरणीय पवन कुमार सर। नमस्कार, ओम। और बहुत सुंदर आज की कक्षा, बहुत सुंदर तरीके से आज भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो योग कराने वाले शिक्षक हैं और अशोक पटेल जी हैं, उनको हम पहले से उनकी यात्रा देखें तो दिन प्रतिदिन निखार आते जा रहा है, गंभीरता आती जा रही है और इसको कराने का जो तरीका है, योग कराने के जो तरीके हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो करा रहे हैं। तो धीरे धीरे कदम उठाते हुए उन्होंने बहुत अच्छा सुधार किया है और बहुत अच्छा अनुभव का लाभ वो सबको दे रहे हैं, इस मंच को दे रहे हैं। तो उनका अभिनंदन करते हुए अब आज का जो विषय रखा गया है उस पर रखने का शायद तात्पर्य ये था कि हमने विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा की, उसके बाद हमने 2 हमारे अनुभवी वक्ता आए और उन्होंने अपने विचार दिए। अब इसके आधार पर अब हमारा दायित्व क्या बनता है, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर शायद आज का चिंतन रखा गया है। वो खुला मंच है, सभी लोग अपने बातें कह सकते हैं और मुझे भी रोज आप लोग बोलने का अवसर देते हैं। शुरुआत में 2 शब्द मैं भी बोल पाता हूँ इस वजह से। और मेरा तो इस पर्यावरण विषय पर हमेशा ही ये रहा है या कोई भी कार्य करने के रहा है कि हम जो है शुरुआत अपने आप से करें और उसके बाद देखें कि हम क्या सामूहिक रूप से भी कुछ कार्य कर सकते हैं। तो उन सारी संभावनाओं को देखते हुए अपने से अगर हम शुरुआत करें बिना किसी और को देखे हुए कि वो क्या कर रहे हैं, तो शायद उसका हम अपने लिए तो कम से कम अपने कार्यों को तो हम अच्छी तरह से अपने लिए तो हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अगर हम दूसरे के कहें कि ये दूसरे की जिम्मेदारी है तो शायद फिर हम अपने ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो आज का विषय जो है मुझे लगता है कि इस विषय को करने के लिए जो एक मेरा चिंतन रहा है और मेरा कार्य भी रहा है, मैं उसके ऊपर मुझे कल ही इत्तेफाक से एक मेरे साथी थे जो मेरे साथ जुड़े थे और उन्होंने मेरी जब पहली कविता सुनी थी 4 तारीख को, शायद 1032वां दिन था, तो उन्होंने उस कविता के आधार पर जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने उस समय यह भी बताया था कि मैंने एक और कविता लिखी है जो प्रो बोनो के ऊपर है। तो आज मैं इस सत्र की शुरुआत उस कविता से ही करना चाहूंगा क्योंकि वो संदर्भ के सहित आवश्यक भी है
और क्योंकि उसके प्रति मांग भी थी और मैंने भी कहा था कि मैंने उसके ऊपर लिखा है। वो एक छोटी-सी कविता है, उस पर भी मैं बातचीत करता हूँ। तो प्रो बोनो के ऊपर से मैं शुरुआत करूँगा, उसके बाद हम चर्चा का जो हम बात करेंगे उसके ऊपर हम अ, सब लोगों के विचार भी लेंगे। तो प्रो बोनो की चाह है इस कविता का नाम, इसका भाग है, पहला भाग, प्रो बोनो का अर्थ क्या है? तो प्रो बोनो एक लैटिन शब्द है और मुझसे अभी कुछ माह पहले सरकार ने कहा था कि कुछ काम आप प्रो बोनो कर दो, तो मैंने भी कहा था ठीक है, हम कर लेंगे। तो प्रो बोनो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है पब्लिक के सुख के लिए, पब्लिक के गुड के लिए। इसका मतलब है जनता की भलाई के लिए और यह शब्द आम तौर से उन सेवाओं को संदर्भित करता है जो किसी पेशेवर द्वारा मुफ्त में या कम लागत पर प्रदान की जाती है। तो ये एक शब्द एक लीगल शब्द के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तो मैंने अर्थ लिखने का एक प्रयास किया, इंटरनेट से ही मैंने इसको सर्च किया। लेकिन भाग 2 है, प्रो बोनो का चिंतन क्या है? तो इसकी जो छंद है वो इस प्रकार है। रोज नए शब्द सीख कर बढ़ा रहा हूँ ध्यान। प्रो बोनो क्या होता है? आओ सीखें इसका ज्ञान। स्वेच्छा से जब भी कोई करता है प्रयास, कहलाता है वह प्रो बोनो, हो जाता है विश्वास। तो ये एक चिंतन है जिस पर मैंने सोचा कि ये 2 छंद लिखें और उसके बाद मैंने लिखा भाग 3 जो कि है प्रो बोनो हमारे जीवन का हिस्सा है। निश्चल प्रेम से जब माता करती है शिशु का काम, होता नहीं उसको तो प्रो बोनो का भी ज्ञान। जब भी कोई माता अपने बच्चे का काम करती है तो उसको निश्चल प्रेम से वो करती है। जब होता है मानव अपने जिगरी दोस्तों के साथ, यहाँ पर भी वो प्रो बोनो होकर करता है सारे प्रयास। अपने दोस्तों के साथ जो काम करते हैं उसमें कोई छल की बात नहीं है, प्रो बोनो होकर के ही उसके सारे प्रयास होते हैं। उसके बाद अगली है, होती है जब शादी-वादी और धीरे-धीरे बढ़ता है प्यार, पति-पत्नी भी हो जाते प्रोनो, फिर भी करते तकरार। वो शादी में भी धीरे-धीरे ये अनुभव आता है कि धीरे-धीरे जब प्यार बढ़ता है और लेकिन पति-पत्नी फिर भी कुछ न कुछ उनकी तकरार तो चलती रहती है। जब भी किसी गरीब फरियादी को मिलती है मदद, प्रो बोनो की मदद, प्रो बोनो का फ़ायदा पाकर वह भी हो जाता है गदगद। उसके दिल से कुछ न कुछ आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। पहले जब भी होता था व्यापार, अदला-बदली उसको भी प्रो बोनो ही कहेंगे, से रचता था प्यार। पहले जब हम व्यापार करते थे तब भी अदला-बदली का ही ज़्यादातर ज़माना था, उससे भी रचता था प्यार। और मेरा भी अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने भी काम किया है कई साल वॉलंटरी सेक्टर, मैंने भी स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ काम किया। देखा है नज़दीक से कितना कारगर है प्रो बोनो फैक्टर। और स्वेच्छा से हमने जब काम किया तो बड़ा कारगर होता है, उसका प्रभाव दूरगामी होता है। और अगला छंद जो है, वो है योगाहार के हमारे साथियों के लिए। योगाहारी भी प्रो बोनो की श्रेणी में आते हैं। काज दूसरे का अपना समझकर पूरी मदद पहुँचाते हैं। इस योगाहार की यात्रा में भी हमने एक दूसरे का कार्य अपना समझकर पूरा मदद पहुँचाने का प्रयास किया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और अगली छंद है, प्रकृति से भी सीखा मैंने कुछ अंदाज, यहाँ पर प्रो बोनो होते हैं सारे काज। प्रकृति से भी मैंने सीखा कि जो भी हमारे पंच महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, उनका भी अंदाज ऐसा है कि सब प्रो बोनो ही होते हैं सारे काज। उसमें कोई किसी से कोई पैसा नहीं लेता है, कोई किसी से इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। अगला भाग जो है वो है प्रो बोनो की चाह। हमारी चाह क्या है? मेरी चाह क्या है या हमारी बहुत सारे लोगों की चाह होगी। चाह है मैं भी प्रकृति का रक्षक बन जाऊँ, प्रकृति का कार्य कर कर मैं भी प्रो बोनो कहलाऊँ। प्रो बोनो होने से खुलते हैं कई द्वार, करो काम स्वेच्छा से हो जाएगा बेड़ा पार। अब आपने अपेक्षा नहीं रखी कोई चीज़ में, आपने अपेक्षा नहीं रखी कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे या
कोई सम्मान मिलेगा, तो उसके प्रति भी है। तो आपका बेड़ा अगर पार करना है तो आपको प्रो बोनो से कई सारे दरवाजे खुल सकते हैं। विकास के दौर में लग गई है पैसे की लत, क्या इससे छुटकारा मिलेगा? कब आएगा ऐसा वक्त? तो विकास जो है, ये सो कॉल्ड विकास जो है, इसके दौर में जो है हम पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं और प्रकृति के जो अनमोल चीजें हैं उसको हम खोते जा रहे हैं। तो इससे छुटकारा कब मिलेगा, कब आएगा ऐसा वक्त? प्रो बोनो के नाम पर शोषण किसी का ना हो भारी, करो काम ईमान से, यह भी है नैतिक जिम्मेदारी। किसी ने कहा कि ये प्रो बोनो करो लेकिन उसका शोषण किया, तो सारे काम हमारे ईमान से भी होने हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। आओ हम सब मिलकर कभी तो प्रो बोनो हो जाए, प्रो बोनो की चमक से अपने जीवन को महकाए। तो ये कविता का मैंने ट्रांसलेट किया और इसको अंग्रेजी में भी मैंने किया है। तो आज मैंने आज के जो चर्चा है उस पर मैंने प्रो बोनो की अपनी कविता भी सुनाई। उसको प्रयास किया था लिखने का कुछ समय पहले। तो इस विषय पर अब ये मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और इससे जो हम आज जो हमारा विषय है उसके लिए एक भूमिका बंधी हुई है कि हमारे जो कार्य पर्यावरण के प्रति हैं, प्रकृति के प्रति हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये सुनाना आज मौका है और समय भी है। आपको इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज की चर्चा के लिए हमारे जो सत्र है इसके लिए हमारे मुन्नीलाल जी, रंजना जी आगे सत्र को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर आदरणीय पवन कुमार जी का ताली बजा करके हम अभिवादन, क्योंकि कोई कविता करता है तो कवि तो चाहता है कि हाँ, जैसे आदरणीय साकरे बहन जी ने खूब तालियां बजाई और ये जो कविता बना बना करके हम सबको सुनाए हैं, इससे बहुत प्रेरणा मिली है। बिल्कुल साधु भी जो है क्या है कि ऐसा कभी सोचा नहीं था हमने कि आदरणीय पवन कुमार जी कविता सुनाएंगे, और वो कविताएं जो हमारे जीवन से संबंधित, हमारे समाज को दिशा दे रही हैं, हमारे गांव का विकास, हमारे देश का विकास हो सकता है, कैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन का विकास हो सकता है। लगातार इस विषय पर जो है जो महत्वपूर्ण कविताएं बनाई हैं, मैं चाहूँगा कि हम लोग उसको अलग अलग कविताएं का एक एक कविता का अगर ऑडियो वीडियो अगर बन जाता है और उस पर डल जाता है तो हम लोग कभी बीच बीच में सुनते रहेंगे। जी ओम, सादर प्रणाम। जी रंजना जी। आदरणीय रंजना जी। जी जी, बहुत सुंदर शुरुआत आदरणीय पवन कुमार सर ने कविता करके की, और जो कि हमें पर्यावरण पर और हम क्या कर सकते हैं इन सब विषयों का आज हमारा एक एक करके हम सबको अपनी बात रखनी है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, उन्होंने हैंड राइज किया था। जी जी ओम, सदन को नमन। और आज वाले पहले कैमरा मुंह आपका नहीं दिख रहा, थोड़ा कैमरा ऊपर करो। आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही, अनूठी रही। हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और निश्चित रूप से हमारे जो आज के योगाचार्य जी थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसा कि आदरणीय पवन सर ने अभी बताया कि पहले और आज में उनके योग करने में बहुत जो है अंतर आया है। ये उनके लिए भी शुभ है और हमारी योग कक्षा के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। ना केवल हमारे अशोक जी वरन रंजना जी की हिंदी इतनी अच्छी सुधरी है कि हम कह नहीं सकते। जो शब्द हम नहीं बोल पाते हिंदी के, उतने अच्छे शब्द रंजना जी बोल रही है। इसके लिए बेबी जो है उनका भी साधुवाद है। और आदरणीय पवन कुमार जी में जो परिवर्तन हुआ है कि वो एक सामान्य व्यक्ति से कवि बन रहे हैं, ये भी हमारी कक्षा के लिए
बहुत ही अद्भुत है। आदरणीय हमारे शरद भैया जिस समय जुड़े थे उस समय और आज की स्थिति में भी बहुत अंतर है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और ये मुझे बड़ा सुकून देता है कि ऐसे ऐसे लोग जो है कुछ न कुछ योग से प्राप्त कर रहे हैं। मैंने स्वयं ने भी बहुत कुछ प्राप्त किया है और हमारी श्रीमती जी ने भी योग से बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो ये हमारी योग कक्षा की एक उपलब्धि है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। जैसा कि पर्यावरण के संबंध में चर्चा हो रही है, तो मैं अभी कल ही हमने देखा कि हमारे साथी आदरणीय संतोष सिंह जी राजपूत पिछले लगभग 5 वर्षों से वो बील की नर्सरी बना रहे हैं और हर वर्ष लगभग 100, 200, 400 जितना भी नर्सरी बनते हैं। और न केवल वो बल्कि बच्चों के साथ खेल खेल में उन नर्सरियों का वो जो है बनाते हैं और फिर उन वृक्षों को निःशुल्क ही बांटते। ये प्रो बोनो है, निःशुल्क। मतलब किसी को जो कि कविता का जो भाव है कि समाज की भलाई कैसे हो, उसमें कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, केवल उनको बांटना है। उनकी शर्त होती है कि भैया ले जा रहे हैं तो बस इसको आपको पालन करना है, इसकी रक्षा करना है। ये यदि आप कह रहे हैं तो ले जा रहे हैं। हमने कितने ही बेल के वृक्ष मंडी में जाकर के बांटे हैं। आदरणीय मुकेश जी, मैं और संतोष जी जो है इसको करते थे। और फिर उसका प्रभाव आप देखिए, जब संतोष जी ने यही विधा जब अपने जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पर शुरू की, तो वहाँ पर जो है बहुत अद्भुत शासन ने उनको सहयोग किया है। और वहाँ पर अब वो जो ग्राम है उस ग्राम में पर्यटन विभाग ने लेकर के उस ग्राम को ही जो है पर्यटन ग्राम बना रहे हैं। तो ये एक छोटे छोटे प्रयास आदरणीय हमारे पवन सर जी जो कहते हैं वो कैसे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा समय तो जरूर लगता है पर वो बहुत बड़े हो जाते हैं। इन्हीं सब भावना के साथ निश्चित रूप से हम भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से ज़्यादा नहीं तो 4 फलदार वृक्ष तो जरूर लगाएंगे, ऐसा हम कहते हैं। जियो जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद, सुंदर प्रयास। और मैं आगे आदरणीय शरद भैया जी से निवेदन करती हूँ। शरद भैया ने हैंड राइज किया था जी। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज अशोक भैया ने बहुत अच्छा योग कराया और पवन सर की कविता जो सुनी तो उससे बहुत ऊर्जा प्राप्त हुई और सदन से बहुत कुछ मिला है। अगर इसको बताने लगे तो समय काफी कम है। हाँ, ये जरूर है कि रंजना बहन जी की जो भाषा है हिंदी की बहुत अच्छी हो गई है और पवन सर जो लक्ष्य के पीछे भागने का जो तरीका उनका है वो मुझे हमेशा याद रहता है। अपने लक्ष्य को मैं उस पर रखता हूँ और वो कहते हैं कि आपकी जो लक्ष्य है वो एक मिसाइल की तरह होना चाहिए जो कि आसमान को भेज सके। वो हमेशा याद रहता, कभी कभी कंठ से नीचे नहीं उतरता, हमेशा कंठ में विराजमान है वो शब्द। तो मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। पवन सर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमेशा याद रहती हैं। और मुनीर लाल सर जी का भी जो, जैसे परम पूज्य स्वामी जी जब आते हैं भोपाल तो उनकी जो स्पीड डबल हो जाती है, बहुत 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 देखने काबिल रहती है। और हमने दादू ने सबने महसूस भी किया है उसको। जबरदस्त उनके अंदर एक जोश। और ऐसे भी जैसे परम पूज्य स्वामी जी के जब चरणों को छूने का मौका मिलता है और वो जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो बड़ा विशिष्ट अनुभव है वो। ऐसा लगता है कि क्या शरीर के अंदर क्या चीज, क्या ऊर्जा दौड़ गई। कुछ चीजें ऐसी है कि विश्वास जो रहता है अगर उसको एक लेवल तक बढ़ाया जाए तो वो कहीं ना कुछ शक्ति अवश्य प्राप्त होती है। ये मेरा ऐसा मानना है। पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए, मनुष्य जाति के लिए बहुत आवश्यक है। और
पौधों को मैंने देखा है कि जितने करीब अगर आप उसके रहते हैं तो वो सारी चीजें बताता है कि आज मेरे में पानी कम है, आज मेरे को ये बीमारी लग रही है। कई पौधों को हमने देखा है कि जैसे रात में हमने प्रशिक्षण किया। एक बार हमारे यहाँ गोभी लगी हुई थी, काफी महंगी थी उस समय, 60-70 रुपए किलो गोभी बिक रही थी और हमारी गोभी निकली। लेकिन एक इल्ली उसको उसका मुंह उसको काट लेती थी थोड़ा सा। हम बहुत परेशान थे कि यार ये क्या चीज है। फिर मैंने और मेरे पिताजी ने, हम लोगों ने एक रात पेड़ के पास चटाई बिछा के गुजारा। हमने देखा कि रात को 12:30 बजे एक काले टिपके वाली तमाकू इल्ली, जिसको बाद में नाम दिया गया, वो निकली मिट्टी के अंदर से और वो चढ़ के उसको खा रही है। और हमने बैटरी से देखा कि सब पेड़ों में वो इल्लियां हैं। हमने कहा यार गजब है। और वो जैसे सुबह का प्रकाश पहले 5 बजे का जब आता है तो वो इल्लियां पेड़ पे नहीं रहती, वो नीचे मिट्टी में गिर जाती हैं और मिट्टी के अंदर दब जाती हैं। मतलब प्रकृति का भी बड़ा हो। हमने कहा यार ये। फिर दूसरे दिन जब आई तो हम लोगों ने फिर अपने कर्मचारियों को लिए और वो इल्लियों को बिनवा लिया हमने। ज्यादा नहीं थी, एक पेड़ में 1 या 2 थी। तो हमने बहुत सारी इल्लियों को, पिताजी बोले इन इल्लियों को बिनवा लो, बोले इससे क्या होगा, इनकी जनरेशन ब्रेक लगेगी। तो हमने वो इल्लियों को बिनवा लिया और यहीं समीप हमारी नदी है उसमें डाला, जो कि हमारी मछलियों का भोजन बन गई। तो ये भी एक ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जीवन में जो कि काफी बड़े मददगार रहते हैं। और आदमी लोग ऐसे छोड़ के भाग जाओ, अरे इल्लियों ने खा गया और ये करके, तो आप पीछे लगे रहे, कुछ ना कुछ तो आपका लक्ष्य जरूर, अवश्य आप अपनी परेशानियों में उसको सफलता प्राप्त करेंगे। पेड़ पौधे हमेशा लगाना चाहिए। और जो अपने योगाहार से सीखा है कि जन्मदिन पे वो पहले हम नहीं लगाते थे, लेकिन अब हम बराबर, मतलब याद आ ही जाता है जब भी बर्थडे आया, वर्षगांठ आई, और लोगों को भी सलाह देते हैं, कहीं मंच मिलता है तो ये योगाहार की बात हम रखते हैं कि आप इतने पौधे आप लगाइए। हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सारी सलाह हमसे लेते रहते हैं कि पौधे कौन से लगाए जाएं, क्या लगाएं। तो हम लोग यहाँ की वातावरण में जो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ अमरूद का पहले गढ़ था, यहाँ से बॉम्बे अमरूद जाता था। अभी अमरूद बीच में बंद हो गया, बाबई का अमरूद इतना फेमस था। अब फिर से हमारे यहाँ अमरूद बहुत तादाद में लग रहा है और आने वाले वर्षों में नर्मदापुरम से जो अमरूद है वो काफी मात्रा में जाएगा, ऐसा यहाँ पे है। चलिए मैंने बहुत समय ले लिया जी, ओम प्रणाम। बहुत सुंदर आदरणीय शरद भैया, आपका मार्गदर्शन, सुंदर कार्य। और सच में जैसे कि आदरणीय मेहरा जी भाई साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि योगाहार मंच से हमें सब बहुत को मिला और तो है साल में परिवर्तन हुआ है। जैसे मेहरा जी भाई साहब के बीच में भी, और जैसे मैं भी जो कहा है बोलना, और योग शिक्षक, जो हम सभी योग शिक्षक अब योग की क्लासेस लेते हैं तो और नया कुछ परिवर्तन आ रहा है। हम अच्छे तरह से सिखा रहे हैं और हमें और भी थोड़ा जो योग शिक्षक आते हैं उनसे हम योग के और भी हमें अ, आसन जो है ज्ञान प्राप्त होके हम नया कुछ कर रहे हैं। तो ये सब हमारा नवाचार योगाहार मंच पर हो रहा है। तो मैं आगे आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब से निवेदन करती हूँ, क्योंकि आज के हमारे वो योगाचार्य रहे, तो मैं उनसे अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ जी। जी ओम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो योगाहार परिवार है, ये सब जो मुझे मान सम्मान सब दे रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। जो कुछ भी मैंने योग प्राणायाम और आसन की क्रिया सभी ये निरंतरता ये योगाहार कार्यक्रम से सीखी, इसके लिए योगाहार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात पर्यावरण की, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा, नई नई बात सीखी। जैसे हमारे शरद भैया ने एक नई चीज बताई कि देखो इल्लियों को, रात को इल्लियां आती थी और गोभी खाती थी और इल्लियों को बीन के भी उनने
मारा नहीं, मतलब उसको नदी में बहा दिया जिसमें कि मछलियां उसको खा जाए। ये एक बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पर्यावरण दिवस, जो पर्यावरण कार्यक्रम है, मौसम है, ये अभी बरसात का मौसम चालू हो रहा है, और लेकिन सभी लोगों को अब कार्य क्षेत्र में उतारना चाहिए इस चीज को। सभी लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि इसको एक नाम मात्र की चीज नहीं रह जाए, इसको कार्य रूप में अगर आप उतारोगे तो ही अपन, और क्योंकि अपन अपन जो अपन जैसे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, इस राष्ट्र की रक्षा अपन ही लोग करते हैं सब तरीके से। मिलिट्री में अपने परिवार के सदस्य हैं, प्रशासन में अपने परिवार, खेती बाड़ी में अपन सब देते हैं। जो किसान परिवार है ये पूरा राष्ट्र का रक्षक होता है। बाकी के लोग तो बहुत से भक्षक हैं। तो पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार की जाए? तो पर्यावरण के लिए जो किसान, अपन सब किसान जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करते हैं, उससे भी पर्यावरण की रक्षा होती है। और दूसरी, पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि पुरातन काल से ही पेड़ पौधे सभी गांव में मैं देखता हूँ लगाते जा रहे हैं। हमारे गांव में बहुत से बगीचे हैं, हमने भी पुराने बगीचे लगाए, लेकिन अभी अब नया युग आ गया, इसमें विभिन्न प्रकार की नई नई वेराइटियां उपलब्ध हो गई है। तो उसमें फिर मैंने भी ये कार्यक्रम किया कि जीवन में अपन कुछ ऐसा कार्यक्रम करो। तो मेरे नाना जी यहाँ से 4-5 किलोमीटर का गांव है जाटगुराड़िया, उसमें वो शांत हो गए थे मेरे नाना जी। तो उनका जो 12वां कार्यक्रम हुआ, उसमें मैंने 12वें कार्यक्रम में 1000 आम के पौधे सभी लोगों को, जो लोग आए थे, इसी टाइम का समय था, वो यही टाइम का समय था जो ये समय चल रहा है ना, यही यही समय था उसमें। 28, 29, 30 मई ऐसा समय था जिसमें उनका देवासान हुआ था। तो मैं कि अभी बरसात आने वाली, तो उसके पहले मैंने पूरे आम के पौधे 1000, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, सब उनको बांटा था। वो कार्यक्रम जो 12वां कार्यक्रम होता उस हमारे परिवार में, हमारे घर में हम भी सब पेड़ पौधे लगाते। पिछले साल हमने कम से कम 200 पौधे व्यवस्थित रूप से, अभी आप कोई भी आके यहाँ देख सकते हैं हमारे खेत में, पूरे खेत की बाउंड्री पे 200 पौधे लगा के, बिल्कुल अलग अलग प्रकार की वेराइटियां, बिल्कुल मेड़ पे पूरी व्यवस्थित। अब उनको लगाना है, लगाने के बाद में उसकी मुख्य विशेषता है कि एक तो आग से वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग इधर उधर की कभी आग लग जाती है, या फिर गर्मियों में पशु उसको चढ़ जाते हैं। तो उसके लिए पूरा हमने पूरी बांस की चिप्पा से पूरा कुरबा अच्छा मजबूत वाला बनाया। एक बार ऐसा बनाया कि वो 2-3-4 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़े। तो 200-300 पेड़ों में हमने बिल्कुल व्यवस्थित कुरबा बनाया, वो देख सकते हो उनमें। पिछली साल ये सब पूरी क्रिया करी थी। हर साल हम जो हरियाली अमावस्या आती है ना, इसमें ये पेड़ पौधे हम निश्चित रूप से 100-200 पौधे तो निश्चित रूप से अच्छे अच्छे लगाते हैं। और आजू बाजू ये नदी है, ये जो बागुड़ है हमारी, बागुड़ के आजू बाजू भी ये सब लगाते हैं। तो सभी लोगों को, क्योंकि पेड़ तो हमारी जान है। आप जो देख सकते हो इस वक्त जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 52 हो गया। यहाँ भी हमारा जो नर्मदापुरम क्षेत्र तो बहुत स्वर्ग है धरती का। यहाँ सभी लोग ने मूंग लगाई, मूंग लगाने के बाद में भी यहाँ का जो टेम्परेचर 45 तक पहुंच गया था। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और जिस क्षेत्र में कुछ भी नहीं लगती फसल, जो सूखा निमाड़ क्षेत्र है, उनमें तो ये टेम्परेचर 50, 48, 50 तक पहुंच गया था। तो ये टेम्परेचर क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि एक गर्मी में एक पेड़ का पौधा अगर आपके घर आंगन में कहीं लगा रहता है, तो उसकी छांव में सब बैठते हैं और इतना सुकून मिलता है कि उसमें एयर कंडीशन के सुकून से ज्यादा उसमें सुकून मिलता है। और हमारे गांव में हम खटिया बिछा लेते हैं उसके नीचे और सो जाते हैं। और मंडवाल भी लगाते हैं हमारे यहाँ गाँव में, मंडवाल एवन भी बनती है, मंडवाल के नीचे भी हम जाके, उसमें बहुत आनंद आता है। इधर घर में जितना आनंद नहीं आता, क्योंकि लाइट जल जाती है। तो वो झाड़ के नीचे अपनी खटिया बिछाई, और उस खेत में भी जो पेड़ लगे रहते हैं उस पेड़ के नीचे खटिया बिछा के, और बड़ा आनंद आता, बड़ा सुकून मिलता है। तो उस पेड़ की महिमा तो अपरंपार है कि पेड़ हमको छां देता है, पेड़ हमको फल देता है, पेड़ हमारे जो वातावरण पूरी ऑक्सीजन का संचार करता है। तो पेड़ निश्चित रूप से ही लगाना चाहिए। और पेड़ कोई शहर का आदमी नहीं लगाएगा, शहर का आदमी सिर्फ भाषण देगा आपको, लच्छेदार भाषण देना उसका काम है। जो इस राष्ट्र की रक्षा गांव के लोग ही कर सकते हैं, अपने जैसे लोग कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से, जैसे योगहार परिवार के सभी लोगों ने, हमारे जो संत महात्माओं से भी आह्वान करते हैं कि जो आपका जन्मदिन हो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो, तो उसमें पेड़ 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 बांटने का कार्यक्रम और पेड़ लगाने का कार्यक्रम उनमें निश्चित रूप से किया। पेड़ बांटना भी एक कोई बड़ी बात नहीं, पेड़ तो कोई भी फोटो खिंचवाने के लिए बांट देता, लेकिन पेड़ लगना चाहिए। और उसका उसका
पोषण होना चाहिए। पेड़ तो हमारी सरकार ने बहुत लगाए, लेकिन पेड़ धरती पे एक नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। पेड़ व्यवस्थित रूप से अच्छी ऐसी जगह पे लगना चाहिए जिस जगह पे वो पेड़ बाद में, उसका ये भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी अपनी ऐसी जमीन में पेड़ लगा देता है, जो रोड किनारे कोई ऐसी जमीन है जो जिसमें वो सोचता नहीं, एकदम से उत्साह में आ जाता। क्योंकि जब पेड़ लगता है तो 5 6 7 साल से कई पेड़ में 5 5 10 साल लग जाते हैं वो बगीचा बनने में व्यवस्थित रूप से। और फिर क्या है कि जो उसके पेड़ लगे और फिर कोई योजना आ जाती है सड़क का, कोई भी कॉलोनी का, कुछ भी, पूरे पेड़ कट के नष्ट हो जाते हैं। तो अपने दिमाग से व्यवस्थित ऐसी जगह पे लगाओ, नदी किनारे हैं, जो आपकी बंजर भूमि है, कटे फटे क्षेत्र है, उसमें व्यवस्थित रूप से, जिसमें कि वो सुरक्षित रहे। और अपने घर आंगन में भी पेड़ लगाना चाहिए। और ये हम पेड़ हर साल लगाते हैं, और हमने ये पूरे पेड़ लगाए हैं। वो कभी भी आप इधर आओ तो वो सब पूरे पेड़ को व्यवस्थित रूप से आप देख सकते हो, और अच्छे पेड़ व्यवस्थित लगे हुए हैं। इन्हीं मनोभावना के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। अपने कर्म को व्यवहार में जब तक अपन नहीं उतारेंगे, तब तक अपन इस राष्ट्र का भला नहीं कर सकते। जी ओम, धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर जो आदरणीय अशोक भैया ने अपनी बात रखी। अपने परिवर्तन सबसे पहले अपने में करना है, फिर हम दूसरे से अपेक्षा करेंगे या दूसरों में हम परिवर्तन लाएंगे, तो ये जरूरी है। और मैं आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर से निवेदन करती हूँ, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद रंजना जी। 2-4 दिन से पर्यावरण की चर्चा चल रही है और उसमें अलग अलग पहलू आ रहे हैं। और आज जो पवन सर ने बोला है कि एक्शन प्रोग्राम कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात रखे। उसके बाद संदर्भ में उन्होंने अपने कविता से भी कुछ पहलू रखे। बहुत अच्छा एक प्रेरणा स्रोत रखा उन्होंने। तो 2-3 बिंदु पे मैं बात रखूंगा। एक पहला बिंदु ऐसा कि व्यक्तिगत लेवल पे, क्योंकि आमतौर पर व्यक्तिगत, सामाजिक और शासन, ये 3 स्तर पर जब तक परिवर्तन नहीं होते तब तक पूरे देश में या समाज में या जो चाहते हैं उसका बड़ा बदलाव नहीं आता। तो पहला तो है व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत लेवल पे जैसा कि मैं कई दिन से सोच रहा था और उसकी पहल भी की है कि जैसा हर घर घर में भारतीयों के घर में तुलसी पहुंच गई है, तो भारतीय लोग शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं सोच रहा था कि भाई बेल के वृक्ष क्यों नहीं पहुंच रहे। तो उसका चिंतन किया मैंने और देखा कि बेल के जो कांटे होते हैं उसके वजह से लोग उसको लगाना नहीं चाहते। कई लोगों से मेरी बात भी होगी। तो फिर मैंने बिना कांटे का बेल कहाँ से मिलेगा इसकी खोज की, और परसों ही मेरे पास करीबन 100-150 बीज आ गए हैं कि जिसमें बिना कांटे का बेल का वृक्ष है। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा मान लिया है कि इस साल मैं कम से कम 100 बेल के वृक्ष जो बिना कांटे के हैं उनको हर घर घर में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ यह प्रयास मल्टीप्लाई हो, इसकी भी सोच रखूंगा, ताकि 2-4-5 साल में कई संगठनों द्वारा और जनता के द्वारा हर घर में कम से कम एक बेल का बिन कांटे का वृक्ष जरूर पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से घर में एक अच्छा झाड़ पहुंचेगा। तो इसकी पहल हमने की है। साथ ही साथ में जो दूसरा बिंदु है कि कुछ मंदिर वालों से हमने बात की, तो वो बोले कि भाई वड का वृक्ष तो वट वृक्ष हर घर में हर गांव में लगाया जाता है, लेकिन पीपल है, इमली है, ये जो पाकड़ बोलती है जिसको मराठी में, ऐसे जो वृक्ष होते हैं कि जिसकी छाया बहुत अच्छी होती है, उम्बर होता है और जिसमें पंछी बहुत बैठते हैं, ऐसे वृक्षों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो हमने बोला कि कम से कम जो मंदिर वाले लोग हैं ये तो कम से कम ये 4-5 प्रकार के वृक्ष अपने प्रांगण में यदि लगाते हैं तो भी ये काम हो जाएगा। तो उस तरह से कुछ लोगों से हमने बात की है और उसके संदर्भ में भी पीपल है, औदुंबर है, पाकड़ है, जिसमें वड़ जैसे ही फल आते हैं, इमली है, ऐसे कम से कम जिसको पंचवटी बोलते हैं अपन, ऐसे 5-5 प्रकार के वृक्ष
2-4 मंदिर वालों से बात हुई है कि उन्होंने बोला कि हाँ हम जरूर करेंगे। तो इस तरह से अगर ये प्रयास किए जाते हैं तो निश्चित रूप से फल खाने वाले पंछी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बैठेंगे और निश्चित रूप से फिर वो पंछी आजू बाजू के खेतों में भी जाएंगे, वहां की इल्लियां खाएंगे और जो जिसको हम बोलते कि भाई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का जो पर्याय होना चाहिए ये पर्याय भी बढ़ेगा। इस तरह से भी कुछ बात की है। अब सामाजिक स्तर की जो दूसरा पहलू है सामाजिक स्तर पे, तो जन जागरण वाली बात तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, कई होती भी है, लेकिन उसका रिजल्ट कितना निकलता है इस पे बहुत 2-3 दिन पे चर्चा हो रही है, तो ये उस पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शासकीय लेवल पे कुछ होने की जरूरत है यहाँ पे, जैसा एक एनवायरमेंटल ऑडिट बोलते हैं जिसको, पर्यावरण का ऑडिट होना चाहिए। कई स्कूल कॉलेजेस को या फिर जो ग्राम पंचायत है आदि को शासन के तरफ से ग्रांट मिलती है, शहर में भी ग्रांट मिलती है। तो ये ग्रांट लेते समय उनसे जायजा लिया जाए कि भाई आपने एनवायरमेंट ऑडिट के लिए क्या किया है, आपने गत 3 साल में 5 साल में कितने वृक्ष लगाए हैं, उसकी इंस्पेक्शन करके जो भी कमिटी होगी कि भाई कितने बचे हैं अभी और उसमें कितने हर साल लगाए जाते हैं। इस तरह का ऑडिट यदि होगा और उसके आधार पर अगर कुछ ग्रांट्स या स्पेशल ग्रांट्स दी जाएगी तो निश्चित रूप से इसका आंकड़ा बढ़ेगा। वरना जो 2-4 दिन में बात हुई है कि हर कॉलेज में स्कूल में गवर्नमेंट फोटो खिंचाने के लिए कार्यकर्ता ऐसा ही करने के लिए लगा लेते हैं और फिर वो वृक्ष कहाँ गए उसका पता भी नहीं लगता। तो बढ़े लगाए हुए और बढ़ाए हुए और अभी जीवित जो वृक्ष है इसका ऑडिट यदि हर बार होता है और उसका उसके आधार पे यदि ग्रांट्स देने का एक कंसेप्ट किया जाता है, सरकारी अनुदान जो जितनी शासकीय संस्थाएं है स्कूल कॉलेजेस है और भी जो है उनको दिया जाता है, तो निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा परिणाम आएगा और बहुत बड़ा परिणाम आके उस तरह से जो वृक्षारोपण का जो इफेक्ट होना चाहिए, यानी क्योंकि क्या है व्यक्तिगत लेवल पे काम करने से थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा, लेकिन बड़े पैमाने में जब तक हम लोग काम करेंगे नहीं तब तक ये जो टेम्परेचर इस बार हमने देखा है कि महाराष्ट्र में भी देखा, दिल्ली में भी देखा, 4 धाम की यात्रा में भी हमने देखा है कि निश्चित रूप से जो टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो ये तो बढ़ते ही जाएगा और उसके दुष्परिणाम हो गए। इसको रोकने के लिए ऐसे ही शासकीय लेवल से सामाजिक लेवल पे और व्यक्तिगत लेवल पे बड़े पैमाने में सुचारू रूप से जब काम होगा तभी हम उसका कुछ परिणाम देख सकते हैं। तो इन संभावनाओं के साथ में हमने सबने काम करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी आदरणीय दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अपनी बात रखी और आगे मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी भाई साहब आपसे निवेदन करती हूँ, आप अपनी बात रखिए जी। ओम सदन को प्रणाम। आज की चर्चा जो है बहुत महत्वपूर्ण चल रही है और इतनी आवश्यकता है इस चर्चा की और इस चर्चा ही से कुछ नहीं होगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। अन्यथा ये कहते हैं ब्रह्मांड में एक अकेला ग्रह है पृथ्वी जहाँ पे जीवन है, बाकी होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है, किंतु अभी तो यही जाना जाता है कि ब्रह्मांड में अकेला एक ग्रह है जिसपे जीवन है और वो है पृथ्वी और जहाँ पे हम लोग रहते हैं और जीवन सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की बदौलत है। अभी उस पर कितना बड़ा संकट आ गया है कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। विश्व युद्ध की तैयारियां शुरू हो रही है, विश्व युद्ध में परमाणुओं से किस तरह से कितना नष्ट होगा पता नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो मैं अभी अपने खेतों में जब पेड़ लगाए हर साल मैंने सोच लिया कि 1000 पेड़ तो कहीं ना कहीं जंगलों में या कहीं ना कहीं बीज से फेंकना है, भले उगे या नहीं उगे, मतलब बीज जाके गड़ाना है। तो मैंने इस तरह से शुरू किया। अपने खेत में मैंने जब 40 महुआ का पेड़ और 2-3 पीपल के पेड़, खेत के अंदर 2-3 बरगद के पेड़ लगाए तो लोग मुझे हंसने लगे, यार अजीब पागल आदमी है, खेती करना चाहिए, महुआ का पेड़ लगा रहा है जो 30 साल बाद फल देगा। मेरे पीछे लगाने का उद्देश्य, बोलने का उद्देश्य यही करने का कि
वातावरण में नमी आना चाहिए। अब कल मैं खेत में बैठा था, पीपल का एक पेड़ लगा था, मैं पीच पेड़ खेत में मतलब लगा हुआ है, पत्ते मैंने देखे इतनी गर्मी में भी उसके इतने ठंडे और शांत दिखाई, मतलब मैंने गाल पे लगाया उस पत्ते को तो ऐसा लगा कि इतना ठंडा है ये, कि जैसे बर्फ, कल बहुत टेम्परेचर था तो कल ऐसा लग रहा था कि पीपल के पत्ते मैंने अपने हाथ पे गाल पे सब जगह लगाया तो इतना ठंडा लग रहा था। अब हम ये बोल रहे हैं कि पेड़ लगाएं, सिर्फ फलदार पेड़ ही नहीं लगाएं, हमको वो पेड़ लगाना है जो प्रकृति की रक्षा कर सके। कल ही मेरे पास एक पोस्ट आया, वो उसमें सेमनाल साहब से बात भी करूंगा मैं आज। एक पोस्ट आया कि एक हिमालय में एक पेड़ होता है, बांस करके होता है जिसका, हालांकि वो मैंने सिर्फ इतना याद था कि बांस का पेड़ है और इसको लगाने से जहां ये लगता है वहां बारिश होती ही है, बारिश निश्चित रूप में होती है और बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, वो वातावरण में 10 डिग्री तक का टेम्परेचर कम कर देता है। तो हिमालय में होता है उसका पता मैंने कल दिन भर में काफी जगह मेरे दोस्तों से पता किया जो फॉरेस्ट में थे, तो उन्होंने बताया कि ये मैदानी भाग में भी आराम से हो सकता है। तो बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि कुछ पेड़ तो बांध के हम लगाएं। क्या असर होता है नहीं होता है, हमारे क्या फायदा होता है नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि हम प्रकृति को कैसे बचाएं, और प्रकृति को, दुनिया को बचाने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र काम यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हरियाली देने वाले पेड़, जितने ज्यादा जल्दी से जल्दी ग्रो करने वाले पेड़ जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं उनको लगाएं। हम ये लालच भी कम से कम करें कि हमें खेती से बहुत इनकम करनी है और हर आदमी को लखपति बनना है, ये इस उद्देश्य को भी हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब हम जो है मेरे को लगता है कि कुछ आगे कर पाएंगे। और इतना तो यदि किसी को भी हमारे बुक में बांस के बारे में कुछ पता हो, ओक के ऑक बोलते हैं वहां पे उसको, वो के ए ऐसा लिखा था, मेरे एक दोस्त हैं बहुत ही, उन्होंने बताया था कल मुझे। तो यदि किसी को पता हो तो उसके बारे में बताइए, मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट डाली भी है उसकी, बांस का बीज और उसके बारे में। तो मैं इतना कह के वाणी को विराम देता हूँ और सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। जी धन्यवाद आदरणीय भैया जी, बहुत सुंदर। और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर का हैंड रेज है, सादर निवेदन करती हूँ जी। जी, मैं प्रदीप राज जी का जो वक्तव्य था बांज के ऊपर, में आप कह रहे थे ना, शायद जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, उत्तराखंड में बहुतायत में पाया जाता है, शायद उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बांज पर काम किया है। मैंने कम से कम 2-3 साल तक ये वानिकी कार्यक्रम एक होता था, उसमें मेरा पहला काम उसी पर ही था। तो मैंने बांज के बहुत सारे पौधे लगाए, बहुत सारे, मतलब लाखों की संख्या में लगाए, और उसका मेरा एक अनुभव है। और यहाँ तक कि इसकी 5 प्रजातियां होती हैं बांज की, और ये सब पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं सिवाय एक के, जो कि मणिपुर से भी हम बीज लेकर के आए। इसको कहते हैं मणिपुरी बांज, क्वेरकस सिराटा। तो ये बांज की जो प्रजाति है, इसको सेरिकल्चर में काम आता है, मतलब ये रेशम पालन के लिए, कीटों के लिए एक उत्तम फॉडर के रूप में है। जैसे हम मलबरी का पौधा से सिल्क वॉर्म की उसको खिलाते हैं, वैसे ही मणिपुरी बांज को भी खिलाया जाता है। तो ये मणिपुरी बांज का मतलब ये जरा सी नीचे वाले इलाके में, तो आपके इलाके में अगर हो सकता है तो केवल मणिपुरी बांज ही हो सकता है। उसके लिए भी जरा समझना पड़ेगा कि वहां पर परिस्थितियां कैसी हैं अनुकूल। बाकी जो बांज की प्रजातियां हैं वो तो हिमालय क्षेत्र में ही जो है जरा सी एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है। और मैंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे बांज के पौधे लगाए, और उससे मैंने सीखा कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है। तो उत्तराखंड का जो जंगल है, जो जीवन है, वो बांज के, और ये टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल जोन में भी नहीं, टेम्परेट जोन में, मतलब कि 1600 मीटर 1500 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो क्वेरकस स्पीशीज होती है, और कुछ चीज तो 1800 1900 2000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में होती है। तो इन बांज की जो प्रजातियां हैं, इसका मैदानी क्षेत्रों में मेरा बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, ना ही मैंने सुना है।
न ही लिटरेचर में है, केवल मणिपुरी बांझ में ही इसका समाधान मिल सकता है अगर वहां लगाना चाहें। और जो मणिपुरी बांझ है वो डेसिडुअस स्पीशीज का है, मतलब कि उसमें पतझड़ में उसके पौधे, उसकी जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं। और हालांकि हमने इसको लगाया भी। अच्छा, तो बांझ का जो पौधा है, मैं इसको ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है, उसको लोग काटते, उसको लोग जो है अब चारा के लिए, ईंधन के लिए, और उसकी जो पत्तियां गिर जाती हैं उसका उपयोग किया जाता है। वो हमारे जीवन के, पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के जीवन की गहनता के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने जब इसमें काम करना शुरू किया तो हमने इसकी नर्सरीज बनाई, उसकी गांव के महिलाओं के साथ मिलकर के नर्सरी बनाई। और 1 साल में तो इसका लक्ष्य करीब 4 लाख पौधों का लगाने का था, सामाजिक जगह। और उसका प्लांटेशन भी कराया, उसको श्रमदान भी कराया। और बहुत सारे मेरे अनुभव लोगों के साथ काम करने के, श्रमदान करने के अनुभव बड़े अच्छे रहे। लेकिन कुल मिलाकर के इसका जो निष्कर्ष में मैं पहुंचा 1-2 साल 3 साल काम करने के बाद, वो ये था कि जो हमारी पुरानी बांझ के जो वृक्ष थे, ये झाड़ी नुमा जो हो गए थे, अगर उनको ही पनपने दिया जाए और उसकी अच्छी तरह से प्रोटेक्शन हो जाए तो नए पौधे लगाने की भी आवश्यकता नहीं। और ये जो मैं बांझ का पौधा बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आपकी स्लोप्स में लग रहा है, मतलब कि 40, 50, 60, 70 डिग्री स्लोप में इसका प्लांटेशन सामाजिक जगह में, जो कि उत्तराखंड में वन पंचायत कहते हैं, वन पंचायत में इसको लगाने का अनुभव रहा है। व्यक्तिगत भूमि में बहुत कम लगा इस पौधे का, या लोगों के अपने छोटे छोटे जंगल वहां पर होते हैं, तो वहां पर उन्होंने ये बांझ के पौधे लगाए। तो बांझ के पौधे के बहुत फायदे हैं, बहुत हैं। और ये उच्च हिमालय क्षेत्र के जो शीतोष्ण वन के जो क्षेत्र हैं वहां के लिए बहुत उपयोगी, और उनके वहां के जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी पौधे के रूप में हमेशा से ही जाना जाता है। और इसके ऊपर बहुत सारे कविताएं, गाने वगैरह बहुत सारे बने हैं। और ये हमारी यहाँ की जो जीवन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे बाकी जो क्षेत्र हैं, जो हमारे बाकी एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, ट्रॉपिकल जोन है, सब ह्यूमिड है, ड्राई जोन जो है, वहां पर मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जो कि विलुप्त हो गए हैं, या जो हमारे के जीवन से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि हर एक जोन, या जो भी हमारा जोन है, उसकी जो उसमें पनपने वाले जो पौधे हैं उन्हीं को ही प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तो उसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो वहाँ की परिस्थिति के साथ अच्छी तरह से घुले मिले हैं और वहाँ के स्थिति के लिए अनुकूल हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे जो कि हमारे पर्यावरण को भी बचाएंगे, उनको आपको उनसे ज्यादा जानकारी है तो आप उनको लगाइएगा। और ये बांझ का पौधा तो एग्जॉटिक हो जाएगा और शायद ये सरवाइव भी नहीं करेगा। हो सकता है कि सरवाइव भी कर ले, लेकिन वो अपनी पूरी जो उसमें रूप में वहां पर नहीं ले पाएगा। तो इसको ये मेरा सुझाव है कि स्थानीय स्तर पर जो वहाँ की जलवायु में उपलब्ध पौधे हैं और यहाँ के लिए जो अनुकूल पौधे हैं, उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करके उनको लगाया जाए। और बांझ के पौधे को शायद लगाने के लिए उसकी थोड़ी सी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। मणिपुरी बांझ शायद हो जाएगा, लेकिन बाकी बांझ मुश्किल है। मैंने इसको तो जो हमारा भाबर का क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां पर भी नहीं देखा, नहर तराई में तो बिल्कुल नहीं देखा है। तो और 1600, 1500, 1400 मीटर के नीचे बिल्कुल नहीं देखा। अगर 1400 मीटर में देखा भी तो उत्तरमुखी क्षेत्र में देखा, जो उत्तरमुखी है या पूर्वमुखी है, जहां पर धूप कम आ रही है या जहां पर आपका मॉइस्चर, जमीन का मॉइस्चर ज्यादा है, केवल उन जगह पर इस बांझ के पौधे को देखा जाता है। तो आशा है कि मेरी जो समझ थी बांझ के पौधे के ऊपर, मेरे लिए बड़ा प्रिय पौधा रहा है, क्योंकि मैंने इसके साथ काम किया, कई वर्षों तक काम किया और से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत नजदीक से देखा, बहुत लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, महिलाओं के साथ काम करने का मौका मिला। उस समय पर जब महिलाओं से बात करने के लिए भी जरा सी उस गांव के लोग भी या समाज के लोग, बाहर की किसी भी व्यक्ति के साथ उनको करने के लिए बड़ी पाबंदियां थी, बंदिशें थी। लेकिन ये महिलाओं के साथ जब मैंने काम किया और बहुत बहुत तल्लीनता के साथ मिल करके
काम किया तो बहुत आनंद मुझे रहा। तो ये बांज का पौधा बहुत प्रिय पौधा रहा मेरे जीवन की यात्रा में। तो आशा है कि इसका समाधान आपको मिलेगा और इसको जब भी आप उत्तराखंड में आएंगे तो इसको पौधे को देख करके, बड़ा अच्छा सा सुंदर सा पौधा है और यहाँ के जो जीवन के साथ इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत अच्छा लगा कि ये जानकारी मैं आज आपसे फोन से पूछता, क्योंकि मैंने 2 नाम चुन रखे थे कि सेमनाल साहब से और आपसे मैं पूछूंगा इसके बारे में। तो आपने जानकारी दे दी, बहुत अच्छा लगा। और 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक प्रांचल मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ में मेरी यात्रा है। उस समय उस पेड़ के बारे में और देखूंगा, सुनूंगा, पता लगेगा। मणिपुरी बांस को लगाने की जरूर कोशिश करेंगे, 2-4 पेड़। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, और नहीं होगा ऐसी मैं नहीं मानता। जरूर कोशिश करने पे कुछ ना कुछ तो सफलता मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज भैया जी का, जो उन्होंने बांस के ऊपर रखी अपनी बात और आदरणीय पवन कुमार सर ने उनका समाधान किया। और मैं आगे आदरणीय बने सिंह भागवत जी भैया जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम सभी महानुभावों को। आज का जो विषय है मुख्य पर्यावरण के ऊपर कार्य करने के लिए, और सभी लोग बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ है और पेड़ पौधे लगा करके अपन टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में जो अभी गो अभ्यारण्य है, गो अभ्यारण्य के वहाँ 12-12 किलोमीटर तक या 8-8 किलोमीटर के एरिया में पूरा जंगल है, पहाड़ी जंगल। उसमें कोई ना घने वृक्ष है, कुछ भी नहीं है। और अभी वर्तमान का इस वर्ष का टेम्परेचर वहाँ पर 43 या 42 ही रहा है केवल। उसके ऊपर भी वहाँ पे जो गुरुदेव जो गो कथा कर रहे हैं प्रतिदिन, उन्होंने उस टेम्परेचर के बारे में बताया। रोज समाचार सुर्खियों में आता है कि आज दिल्ली में इतना टेम्परेचर हो गया, वहाँ इतना हो गया, वहाँ इतना हो गया। और वहाँ बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला एरिया है पूरा। अभी गर्मी में तो अपना खुद का मन भी नहीं करता वहाँ जाने का कि अपन वहाँ जाकर के उस जंगल में रहें। ऐसी जगह में वो गो अभ्यारण्य है और वहाँ का टेम्परेचर 42-43 ही रहा इस वर्ष। तो उसका क्या कारण हो सकता है, ऐसे उन गुरुदेव ने बताया था कि यहाँ प्रतिदिन गौ माता के घी से यज्ञ किया जाता है, प्रतिदिन हवन होता है यहाँ पे। तो क्यों ना हम भी हमारे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए प्रतिदिन हमारे पूजा में गौ माता का दीपक जला करके भी इसका अनुभव लिया जाए या यज्ञ करके भी लिया जाए। और यज्ञ से ही तो पेड़ पौधे समृद्ध होते हैं, यज्ञ ही तो हमारी धरती माता का भोजन है, यज्ञ ही तो एक देव का मुख है जहाँ हम हमारे कर्म की आहुतियाँ देते हैं उसमें ही। ऐसे एक छोटे छोटे बिंदु हैं। और आज के वर्तमान में जैसे पूरे देश भर में मनरेगा के नाम से मिट्टी को अलट पलट करके पूरे पहाड़ों को खुद खुद करके गड्ढे बना दिए हैं। क्यों ना सरकार से हम सभी मिलकर के एक निवेदन करें और रास्ता बताएं कि इनकी जगह तो पेड़ पौधे लगा दिया जाए। मनरेगा में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको पानी पिलाने के लिए आदेश दे दिया जाए। जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं, आजकल सभी ग्राम पंचायतों में टैंकर की व्यवस्था है, टैंकर चला करके पानी पिलाया जाए। तो उससे हमारा जंगल भी खड़े होंगे और पानी की बचत भी होगी। जहाँ वृक्ष अधिक रहते हैं वहाँ पे बरसात तो होती होती है, पर पानी रिचार्ज भी हमारी धरती माता में मिट्टी में होता है। केवल उस मुरम को आदान प्रदान करने से, गड्ढे खोदने से कितने दिन पानी टिकता है वहाँ पे। हमारे क्षेत्र में मैंने देखा हजारों ग्राम पंचायत में बड़े बड़े जंगल में जहाँ गौ माता के गोचर की जो जमीन है उस जमीन को पूरी को बर्बाद कर दिया है। जब तक बारिश होती है तब तक पानी टिकता है केवल उस गड्ढों में, और बाकी पूरी गर्मी 8 महीने तक 9 महीने तक वो सूखे पड़े रहते हैं ऐसे ऐसे गड्ढे। और हमारी धरती गाय माता की जो उपजाऊ भूमि है जिसमें घास पैदा होता है वो घास भी बर्बाद हो चुका है। तो सही परिणाम की जगह उल्टा परिणाम जा रहा है। उसको सही करने के लिए हम सभी प्रेरित हों, उत्साहित हो और उसकी ओर अग्रसित होंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। जी ओम। एक आधा मिनट का समय और लेता हूँ मैं। अभी यज्ञ की जो बात कर रहे थे भाई साहब, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम सब लोगों को कम से कम प्रण करना चाहिए कि अग्निहोत्र रोज करें।
मैं तो अग्निहोत्र रोज करता ही हूँ। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि अग्निहोत्र सुबह शाम रोज करें। 1 मिनट का यज्ञ है कुल मिला के वो, और बहुत ही उसके बारे में सुन रखा है, बहुत फायदा है उससे। तो मैं तो खेत में करता ही हूँ, मतलब खेत और घर मेरा एक ही है, इसलिए मैं रोज ही करता हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि कम से कम अग्निहोत्र की आदत डालें। जी जी, धन्यवाद आदरणीय बनी सिंह भैया, बहुत सुंदर नई बात और आपने कही। आगे मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आप आए अपनी बात रखिए जी। हाँ जी जी, आदरणीय जी धन्यवाद। और आज की चर्चा की शुरुआत हुई है प्रो बोलों से, और वास्तव में अगर हम इन प्रो बोलों को लेकर आगे बढ़ें तो सीखने सिखाने की, दिलाने की और बिना किसी कष्ट के आगे बढ़ने की ये बात है। और मैं बीच में एक बात अवश्य जोड़ना चाहूँगा। आदरणीय पवन सर ने जो बात कही है कि उन्होंने जिस एरिया में एक सघनता के साथ वृक्षों का रोपण किया था, बीच-बीच में उस क्षेत्र में मुझे जाने का अवसर भी मिला। मैं पिछली बार जब मैं गया था तो उत्तराखंड के नैनीताल से और रामगढ़ से कुछ आगे, और वहाँ से मेरे ख्याल से हमारे कुछ मुख्य वक्ता भी आए हैं। उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र की बात आदरणीय पवन सर कह रहे थे, इतना घना जंगल है और लोगों ने अपने जिम्मेदारी पूर्वक और सामुदायिक रूप से जंगल को बचाया है। तो इतना घना जंगल है कि वहाँ पे पता नहीं चलता कब बारिश आ जाएगी, चाहे गर्मियों का मौसम हो क्या सर्दियों का मौसम हो। और बांज के जंगल इतने घने हैं, ये असल में बांज है और ये एक चमत्कारिक पौधा है, खासकर पहाड़ों के लिए। पहाड़ों के लिए इसलिए भी क्योंकि मैंने तो कम, लेकिन मेरे परिवारजनों ने, खासकर मेरे दादाजी ने, फिर पिताजी ने, और कुछ पौधे मैंने भी अपने गांव में लगाए, जिसका जिक्र मैंने 1-2 दिन पहले करना चाह रहा था, किया भी है कि मेरा जो गांव है भूस्खलन से पीड़ित गांव था। वो भूस्खलन उस क्षेत्र में हो गया था, तो विगत कुछ समय से उसमें पौधे लग रहे थे, लेकिन दादाजी ने शुरुआत की। जो हमारे लगभग कोई सभी पूरा कुटुंब है, तो 50 अगर बीघों की बात की तो 50 बीघे से अधिक की ज़मीन पे, जो पहाड़ी एकदम स्लोप वाली ज़मीन है, वहाँ पे बांज लगाया। लोगों ने कहा कि पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, और मुझे भी लग रहा था कि दादाजी ऐसे क्यों कर रहे होंगे। यहाँ तो संतरे का जंगल था, पूरा बगीचा था, वो जंगल जैसा था, गांव में सबसे बड़ा बगीचा, लेकिन उन्होंने पूरा बांज लगा दिया। हुआ ये था कि हमारे गांव से नीचे की तरफ, आधा किलोमीटर नीचे की तरफ एक अंडर कैनाल चली गई थी बिजली बनाने के लिए। हमने विरोध भी किया था क्योंकि गांव के लिए खतरा है, लेकिन लोगों ने माना नहीं। उसके कारण पूरा पानी सूख गया था गांव का, जो झरने थे, जो चश्मे थे। लेकिन अब हम देखते हैं, जब पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो पानी सूख गया था वहाँ से फिर से पानी निकलने बैठ गया है, और अलग-अलग स्रोतों से पानी, जो पुराने स्रोत से वो जनरेट हुए हैं। गांव वालों ने भी खुशियां मनाई हैं इस बात के प्रति कि इस जंगल का फायदा हुआ है। तो ये गांव, क्योंकि ये जो बांज है उसकी चौड़ी पत्तियों वाले जो जंगल हैं, और खासकर चौड़ी पत्तियों पे छोटे-छोटे कांटे अगर रहते हैं, तो वो पेड़ पानी का संरक्षण अच्छे ढंग से करता है। हाँ, मैदानी क्षेत्रों के लिए बात, वहाँ की आबो-हवा के अनुसार जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो अच्छे रहेंगे, लेकिन गाँवों में, खासकर उत्तराखंड के गाँवों में बांज के जंगलों को अवश्य देखा जाना चाहिए। योगाहार परिवार के आदरणीय सदस्य जब आएँगे, जैसे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी भी उत्तराखंड आ रहे हैं, तो अवश्य ही वो बांज के पेड़ों को देखेंगे। यहाँ पे एक बात और भी है कि हमने भी कुछ जो मणिपुरी बांज लगाए, लेकिन उत्तराखंड की परिस्थिति को देखकर मुझे लगता है कि मणिपुरी बांज वहाँ पे हमने जो लगाए हैं उसमें कुछ देवदार के पेड़ भी हैं, बहुत सारे अलग पौधे हैं, लेकिन जो यहाँ का जो बांज है वो अपने पौधे खुद बनाता है। यानी जो यहाँ का
जो बांझ है लोकल 3-4 तरह के बांझ उस क्षेत्र में लगे हैं, वो जो बीज गिरते हैं उनसे बहुत सारे पौधे बन जाते हैं, तो अपने आप पौधे तैयार होते हैं। मणिपुरी बांझ दिखने में उसके पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि शायद हो सकता है क्लाइमेट दूसरा होने के कारण थोड़ा बहुत वो उत्पन्न तो होता है, लेकिन वो जटिलताएं उसके साथ कुछ हैं, जैसे तेज हवा आ गई तो बहुत सारे पेड़ टूट गए हैं, इस तरह से कुछ बातें हैं। लेकिन जो बातें आई हैं कि पेड़ और पर्यावरण वास्तव में हमारे आने वाले जीवन, जो बचा हुआ जीवन है या आगे जो जीवन बढ़ेगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैं कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बात को सुन रहा था, जो आदरणीय पवन कुमार सर की बात से भी स्पष्ट होता है कि हमारे जो ये प्रो गोल हैं और हमारे ये हैं कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ हो कुछ कम वहाँ होंगे हम, यानी जो कमियां रह जाएंगी उसकी कसर हम मिटाएंगे। ऐसी बातें उन्होंने प्रेरणा में दी हैं। आदरणीय पवन सर ने भी प्रेरणा में ये बातें आज कही हैं और आदरणीय अन्य सदस्यों ने भी इन बातों को आगे बढ़ाया है। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ हो कुछ कम वहाँ होंगे हम, और इन कमियों को, इस कसर को हम मिटाएंगे, अपने पर्यावरण को अच्छा बनाएंगे। जी धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर दिनेश भैया। और पर्यावरण को अवश्य हम बचाएंगे, ये तो हमारी योगहार टीम लगी हुई है। और मैं आगे आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी से निवेदन करती हूँ कि आप भी आए, अपनी बात रखिए जी। जी ओम। योगहार परिवार को प्रणाम, नमन, वंदन। और जैसे कि चर्चा चल रही है पर्यावरण पे, तो बहुत ही बढ़िया चर्चा, और इससे हमें चर्चा के द्वारा एक नई ऊर्जा और मिल जाती है। वैसे तो मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, सारे कार्य करते करते घर का भी मैं सुनती रहती हूँ, और अब मेरे को अभ्यास भी हो गया है। पहले मुझे इतना अभ्यास नहीं था, या तो काम ही कर पाती थी या सुन पाती थी, लेकिन देख रही हूँ कि मेरा अभ्यास बढ़ रहा है। इधर मैं सुनती भी ध्यान पूर्वक हूँ और घर के कार्य भी मैं अपने तब तक निपटाती रहती हूँ। जैसे कि आज मेरा हर दिन का एक टारगेट हम लगा लेते हैं बहनें। पर्यावरण दिवस पर हमने बहनों ने ये चिंतन किया, बैठ करके मनन किया कि पौधे लगा देना और फोटो खिंचा लेना, यहाँ तक का कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता। ये तो और भी गलत है कि हमने पौधा लगा दिया एक छोटा सा लाके और फोटो खिंचाया और वो कहीं भी लगाया, और उसके बाद हमने पौधे का ध्यान ही नहीं रखा। ये तो हम और भी एक पाप कर्म कर रहे हैं कि एक जैसे छोटा बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ और हमने उसका रख रखाव नहीं किया, उसकी परवरिश नहीं की, ठीक वैसे ही भाव हमने पौधों के साथ जोड़ लिए। सभी बहनों ने, सबने बहुत ही सहमति दी कि ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका हमें हल निकालना पड़ेगा ना, कि पौधा ऐसी जगह लगे ताकि उसका वृक्ष बनाया जा सके और उसका पालन पोषण हो सके। तो हमने जगह तलाश की और प्रभु का आशीर्वाद मिला कि वो हमें जगह भी मिल गई। थोड़ी दूर तो मिली, लेकिन मिल गई। अब बहनें छोटे छोटे प्रयास करती हैं कि अपने घरों के गमलों में पौधे लगाती रहती हैं, तो उससे वो वृक्ष तो नहीं बन सकते। छोटे छोटे पौधे गमलों में होते हैं तो घर के अंदर का माहौल ठंडा भी रहता है और ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है। जैसे हर पौधे की कैपेसिटी अलग अलग है। हम नीम का पौधा लगाएंगे तो उसका ऑक्सीजन का लेवल दूसरा है, पीपल का लगाएंगे तो उसका लेवल दूसरा है। अब फिर हमने ये सेकंड पॉइंट पे चिंतन किया कि पौधा हमें कौन सा लगाना है। तो पौधा हमें वही लगाना है जो कि पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे। अब सबसे ज्यादा लाभ कौन करता है पर्यावरण में? जैसे कि हमारा पीपल, सबसे ज्यादा परसेंटेज पीपल की होती है कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है, दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है, 100% उसका ऑक्सीजन का लेवल है। फिर हमने वट वृक्ष को देखा कि वट वृक्ष 80% करता है, और नीम वृक्ष भी उसके आसपास ही करता है, और सब जैसे कि इमली का पौधा। कुछ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो हर पौधे की क्वालिटी और उसकी ऑक्सीजन बढ़ाने की क्षमता भी अलग अलग है। तो हमने ज्यादातर चयन किया पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, नीम वृक्ष। और फिर हमने कहा कि सब बहनें एक एक पौधा लेके आएंगी अपने पास से। तो सभी बहनें लेके आई बड़े उत्साह के साथ। और अभी मैं
आपको दिखाने वाली हूँ कि वो पौधे आज मेरे घर में आ गए हैं। वो कक्षा में थे पहले, क्योंकि वहीं सब हम इकट्ठे हुए, और आज हम गुरुकुल जाएंगे, वीकेंड पे हम जाते हैं। तो मैं अभी आप सबको वो पौधे दिखाऊंगी कि जो सुबह बहनें जब योग क्लास हमारी पूरी हुई तो लेके आए, और फिर हम उसको गाड़ी से लेके जाने वाले। देखिए, ये सब पौधे रखे हुए हैं। ये जामुन का वृक्ष है, ये बेल, आम, नीम, अमरूद, और ये आपका स्नेक प्लांट, ये भी 100% आपकी ऑक्सीजन जनरेट करता रहता है, एलोवेरा। और ये सभी पौधे आज हम लेके जाने वाले हैं गुरुकुल में। और अभी तैयारी करूंगी मैं कि इसके बाद फटाफट खाना बना करके पैक करके, और फिर हम दिन भर वहीं रहेंगे और ये पौधे वहीं लगाएंगे, तो ताकि इनकी परवरिश हो। दूसरा, कल मैं जब हमारे नई संसद का गठन हो रहा है, तो मैंने टीवी खोला, ऑन किया, तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि इस बार जो हमें प्रायोरिटी पे कार्य रखना है वो है कि अपनी धरती माँ को हमें सजाना है। वो कैसे सजाना है कि हर कोई एक एक पौधा अपनी माँ की याद में लगाएगा। फिर उन्होंने कहा इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिनकी माँ जीवित है वो अपनी माँ को साथ लेके जाएंगे पौधा लगाने के लिए, और जिनकी माँ स्वर्गवासी हो गई हैं तो वो अपनी माता का फोटो लेकर के उस पौधे को लगाने जाएंगे और उस पौधे को लगा कर आएंगे। तो आज हमने ये दूसरी चर्चा फिर अपनी क्लास में रखी और सभी बहनों ने इसको स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। तो ये कार्य हम शुरू कर चुके हैं, लगे हुए पहले भी थे, लेकिन अब जैसे स्वामी जी भी हमें पेड़ पौधों पर जागृत करते हैं, और हम अपनी कक्षा में करते हैं कि जब किसी बहन का जन्मदिन होता है, उनकी शादी की सालगिरह होती है, हमारे यहाँ यज्ञ होता है, और उस पर एक पौधा भी गिफ्ट में दिया जाता है, और वो पौधा लगाया जाता है ऐसे स्थान पर जो बहन कहती है कि मेरे पास स्थान नहीं है लगाने के लिए, तो वो स्थान निश्चित कर दिया गया कि जिसके पास स्थान नहीं है वो पौधा दे दे, और हमारे साथ चलना चाहे तो साथ चल के अपने हाथ से लगाए। यदि समय नहीं है, कोई किसी परिस्थिति की वजह से साथ नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पौधा जाएगा और लगेगा। आप कभी भी जब आपके पास समय होगा तो जो आपने पौधा दिया उस पौधे को जाकर के आप देख सकते हैं, और हमें देखना भी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए तो मिलने भी जाते हैं, उनका हालचाल भी रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें पौधों के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, और वही कनेक्शन बना करके उन पौधों को बड़ा करना है, पालना है, पोसना है, और उनको वृक्ष बनाना है। ये सिर्फ 2 साल की मेहनत होती है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी हो जाती है इतनी कि वो अपना भोजन, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो वो पानी अपने आप सोखने लगता है। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी, बहुत सुंदर। आप अपने जगह पर बहुत सुंदर कार्य कर रही है, और आगे भी आप और ज्यादा कार्य अच्छा करें, और ये शुभकामना देते हुए मैं एक बात बताना चाहती हूँ सदन में कि जो पिछले साल जड़ी बूटी दिवस था, तो हमारे यहाँ पर मानुष की भिंत अंतर्गत फाउंडेशन अंतर्गत जो कार्य सेवा दे रहे हैं, और वो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ मैं रही थी वो पूसद तहसील में, वहां पर उनकी एक मानुष की भिंत जो फाउंडेशन है, तो उनके अंतर्गत जो कार्य करते हैं वो एक यहाँ पर ऐसे एक मकान है जहाँ पर कुछ गरीब जनता है जो जिनको कपड़े नहीं मिलते हैं, वहां पर अपने यहाँ से सब लोग अपने जो भी कपड़े हैं नहीं पहन सकते हैं, वो वहां पर रखते हैं जाकर। वहां पर एक व्यवस्था रखी है, ऐसे टेबल है, वहां पर अपने अपने कपड़े जाकर नए वाले हैं, जैसे भी कोई पहना नहीं है वैसे कपड़े वहां पर प्रेस करे हुए रख देते हैं। जो गरीब आते हैं वो लेके जाते हैं, उनको जिनको अच्छा लगता है वहां से वो कपड़े लेके जाते हैं। और फिर जो कि यहाँ पर वो संस्था ऐसे कार्य कर रही है, समाज
ग्रामीण रुग्णालय है, तो वहां पर वह जाते हैं और ग्रामीण रुग्णालय में विजिट देती है उनकी संस्था की टीम। उनके साथ मैं भी गई हूँ और उनके ये सेवा का दायित्व मुझे भी मिला था। तो जब दीपावली आती है तो जहाँ पर वो पेशेंट रहते हैं उनके लिए मिठाई लेके जाना, कपड़े लेके जाना, और ये हमारे सब टीम जो है उनका ही ये कार्य है और उनकी निधि से ही सब कोई इसमें सरकार का कोई एक भी रुपया नहीं है, सब हम जमा करते हैं पैसे और वो जो गरीब रहते हैं वहाँ पर अस्पताल में उनको दे देते हैं मिठाई वगैरह। और फिर रक्षाबंधन का त्योहार है, चाहे गुरु पूर्णिमा का है, जो भी है ग्रामीण रुग्णालय में जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ कार्यक्रम करते हैं। तो उनको भी बहुत आनंद मिलता है और एक हमें भी सुकून मिलता है। तो पिछले साल में उन्होंने जड़ी-बूटी दिवस पर बहुत सारे पेड़ लगाए थे, कम से कम 500 या 1000, तो उन्होंने संकल्प किया था। उनमें मैं भी गई थी, तो हम जहाँ टेकड़ी पर वो पेड़ लगाने के लिए गए थे औषधीय, तो वहाँ पर वहीं पर उन्होंने जो हम सब 50 लोग, 100 लोग थे, वहाँ पर उन्होंने ये तय किया था कि ये पेड़ तो हमने लगाए, अब पेड़ की रक्षा कौन करेगा? तो फिर ये उनके ही हमारे जो हमने सबने कहा जितने आप पैसे देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपए दो, आप 10 रुपए भी देंगे तो भी चलेगा। ऐसे 10, 15, 20 जो भी है जितनी अपनी राशि है वो दे सकते हैं और जो राशि देकर ये राशि इकट्ठा की और एक आदमी को लगा दिया काम पे। 1-2 आदमी को लगा दिया कि भाई ये आपकी ड्यूटी है, अब इसको पानी डालना, उनको पेमेंट पर रख दिया। कि ये आपको रोज यहाँ पर आना है शाम सुबह और इस पेड़ की रक्षा करनी है। तो साल भर में जब हम 2-3 बार वहाँ पर जाकर आए तो बढ़िया पेड़ लगे हुए थे और अभी भी वो वहाँ पर लगे हुए हैं। उसको उनकी जो है जो उसको कंपाउंड किया है और वहाँ पर बढ़िया वो दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ये संस्था है मानुषकी की भिंत अंतर्गत, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर कार्य कर रही है, तो मुझे भी सेवा का दायित्व मिलता है। मैं ऐसे ही एक संगठन के साथ जैसे गुरुदेव सेवा मंडल है यहाँ पर, वंदनीय राष्ट्र तुकडोजी जी महाराज का, उनकी भी समाज सेवा है, उनमें भी मैं अपनी भागीदारी देती हूँ। तो ये सामूहिक का जो कार्य करने का आनंद मिलता है ना, तो बहुत सुंदर होता है। तो मैं ये बात कहना चाहती थी। मैं आगे आदरणीय हमारी अ, कुसुम बहन है, तो उन्होंने हैंड राइज़ किया था, तो मैं उनको सुन लेते हैं, फिर बाद में हम समापन की तरफ नहीं समापन नहीं, विराम देते हैं। जी। जी, आदरणीय कुसुम बहन। जी, प्रणाम। रंजना बहन, धन्यवाद। अब तो समय की सीमा हो गई है। बस जितने भी सब महानुभावों ने और सब हमारे योगाहार के सदस्यों ने जो पर्यावरण और पेड़ के बारे में जितनी सारी बातें बताई हैं, वो सब कुछ विषय हो चुके हैं। बस मैं इतना कह रही हूँ कि अभी भाई साहब ने यज्ञ के लिए जो अग्निहोत्र के लिए जो बात की थी, तो जो अग्निहोत्र की जो विधि है और वो भी पर्यावरण के को शुद्धि के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है। परंतु थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात मैं ये बता रही हूँ हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, कि हो सकता है कि वो जो सुबह का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो अग्निहोत्र किया जाता है, वो कई लोगों से संभव नहीं हो पाता है समय की वो रखना। तो एक और मैं चूंकि आरंभ से अपनी बहुत छोटी उम्र से गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ और वहां पर भी ये सारे कार्य संस्कार को लेके जन्मदिन पर यज्ञ के साथ में और पांचों तत्वों की पूजा करके जन्मदिन मनाना, साथ में जितनी भी हमारे जो ये अवसर होते हैं, शादी विवाह के जन्मदिन और विवाह संस्कार वगैरह के जो सब अवसर होते हैं, उन पे यज्ञ के साथ ही सारे काम करना, ये संस्कार शुरू से हम, क्योंकि मैं वहां से जुड़ी हुई हूँ, तो ये सारे करते और मैं व्यावहारिक रूप से वो करते आई हूँ हमेशा से। उसमें यज्ञ, अब ये भी बात है कि यज्ञ समय समय पे होते रह रहे हैं और जब घरों में जब कुछ अवसर होता है तो सामूहिक रूप से बड़ा यज्ञ करते हैं, किंतु दैनिक यज्ञ हम महिलाएं अपने किचन में कैसे कर सकती हैं, उसकी एक छोटी सी विधि हमारे गुरुदेव ने बताई थी कि भाई ये संभव नहीं तो इस प्रकार से वो करें। वो 5 मिनट में हो जाती है और उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। जब आप, मैं बहनों से बात कर रही हूँ कि आप लोग सब रसोई घर की रानी हैं,
हम ही हमारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं और अपने स्वयं का भी स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। उसके लिए हम लोग तीनों चारों बातों को ध्यान रखना होगा। हमें आध्यात्मिक उसमें भी जाना होगा, सामाजिक उसमें भी जाना होगा, शारीरिक और मानसिक, ये चारों बातें जो कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए रहती हैं। तो ये जो मैं यज्ञ की एक छोटी सी विधि बता रही हूँ, वो है कि जब हम किचन में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे वहाँ की सफाई जरूरी है। आजकल की जो आदत हो गई है कि भाई कैसे भी होगा, जैसे तैसे बना लिया किचन में जाके, उससे देखिए अन्न के ऊपर और जल के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन भावनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर वहाँ चूंकि आजकल अग्नि की तो केवल अग्नि के लिए गैस ही रह गई है, सबके किचन में गैस ही होती है। उस पर एक छोटी सी तांबे की प्लेट जो कि मिलती है, या फिर मिट्टी का दिया यदि संभव हो, वैसे तांबे की प्लेट में ज्यादा आसानी होती है, वो उस पर रखा जाए गैस जलाकर, और उसमें 2-4 बूंद घी डाल दिया जाए। और संभव हो तो जो हमारे गाय के उपले, जो आजकल छोटे छोटे उपले मिलने लगे हैं, या गाय के उपलों के छोटे छोटे पीस 2-3 पीस उसमें डाल दिया जाए। विदिन 1 मिनट वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। घी के और गाय के उपलों से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसमें आप केवल और केवल 5 आहुति अपने एक डिब्बे में थोड़े से गुड़, घी और अक्षत चावल ये मिला के रख लीजिए, और उसकी 5 आहुति या 3 आहुति आप उसमें गायत्री मंत्र के साथ, महामृत्युंजय मंत्र के साथ उसमें स्वाहा करिए, और भावना करिए कि हमारा ये जो आज हम यहाँ पर भोजन बना रहे हैं, उसमें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो, हमारी सारी शक्तियों का आशीर्वाद हो, और ये भोजन हमारा शुद्ध बने। तो उससे, और ये केवल 5 मिनट में ये विधि हो जाती है। इसको करने से हमारे किचन का वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होगा, और जो सारी जो फ्यूम्स पूरे घर में जब जाएंगी तो वहां पर भी पूरा वातावरण की शुद्धि होती है। और यज्ञ से कैसे वातावरण की शुद्धि होती है तो आप सभी लोग जान रहे हैं, मैं इस विषय में तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे योगाहार के सदस्य पेड़ लगाने के लिए, यज्ञ के लिए, योग के लिए, सबके लिए समर्पित हैं और सब जान रहे हैं। बस मैं केवल इसलिए मैंने ये बात बताई कि जो महिलाओं को दैनिक कोई काम संभव नहीं हो पाता है उस समय में, इसलिए इस प्रकार की ये जो विधि है ये बहुत आसानी से संभव हो सकती है कि हम अपना रसोई घर में जब भोजन बनाना आरंभ करें तो पहले ये 2 मिनट का 5 मिनट का कार्य करें। बस इतना ही मैं कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ, समय बहुत हो चुका है। और इतना बता दूं कि जितनी भी क्योंकि आरंभ से मैं इन सारे संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, तो ये सारे कार्यों में मैं जुड़ी रही, और अभी भी इस सब में पेड़ पौधे लगाना और यज्ञ करना, साथ में अपना जो छोटे यज्ञ जन्मदिन पर 5 देवताओं को, मतलब 5 तत्वों की पूजा करके ये जन्मदिन मनाना, इसका भी प्रचार प्रसार हम अपने घरों में बच्चों के साथ में सब करें। धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ेंगी, और फिर पर्यावरण की शुद्धि में हम सब सामूहिकता के साथ ही कार्य कर सकते हैं। और जब हम करेंगे, और कर ही रहे, हमारे योगाहार के सदस्यों के से तो ये सारी बातें बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो सब उसी में लगे हुए हैं। बस हमें अगले जहाँ नहीं जानकारी है वहाँ हमें इसका प्रचार प्रसार करना है। इसी पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद रंजना दीदी, और सब भाई लोगों को, सबको, योगाहार परिवार को धन्यवाद। मैं करीब 7-8 महीने से योगाहार परिवार से जुड़ी हूँ। उसके पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, पर योगाहार परिवार में जुड़ने के बाद मुझे और अधिक ऊर्जा मिल गई है, क्योंकि अब मैं वो वहाँ प्रैक्टिकल काम नहीं कर सक रही थी उन संस्थाओं के साथ, ऐसी जगह पर आ गई थी। तो परंतु मुझे घर बैठे ये योगाहार परिवार का जो साथ और परिवार इतना बड़ा मिल गया है, इससे मैं भी बहुत अधिक घर बैठ के भी काफी कार्य कर सक रही हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत हमारे गुरुदेव महाराज जी को, आचार्य जी बालकृष्ण जी को, रामदेव बाबा को बहुत अधिक उनके साष्टांग नमन। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय कुसुम बहन जी। और सच में ये योगाहार की बहुत बड़ी महिमा है, जो हमें रोज नया कुछ सीखने को मिलता है, और हम में सब में बहनों में भी परिवर्तन आ रहा है 3 साल में, और नया कुछ हम सीख रहे हैं। और ऐसे ही ये हमारा मायका है,
हम सब बहनों का घर में ससुरालय और ये हमारा मायका है। ये सुंदर हमारा परिवार है। ऐसे ही सदा खुश रहे और सब अच्छे कार्य करें। और मैं एक बात पर्यावरण पर कहना चाहती थी कि पर्यावरण को हम पेड़, पानी बचाना, पौधे लगाना इतना ही सीमित नहीं है, तो कल के हमारे मुख्य वक्ता जी ने बहुत सुंदर भाषण में अपने बात रखी और मार्गदर्शन में कि उन्होंने कहा अपनी दिनचर्या भी बहुत अच्छी ज़रूरी है। दिनचर्या के साथ पर्यावरण में क्या हो रहा है, आजू-बाजू की स्थिति क्या है, कितने लोग व्यसनाधीन हैं, कितने लोग हम देख रहे हैं प्लास्टिक का कहीं पर दुरुपयोग करके फेंक रहे हैं और जो तंबाकू, गुटखा खाते हैं और रास्ते में बीच रास्ते में ऐसे ज़मीन पर थूक देते हैं। ऐसी रंग-बिरंगी ऐसी ये हमारी धरती माँ को बिल्कुल ऐसे गंदे कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आज मैं रोज़ बाहर जाती हूँ, तो मेरा एक थोड़ा-सा अनुभव देखती हूँ, वहाँ पर जाती हूँ जहाँ पर्यावरण के ऐसे ही धरती माता के सुंदर हम शुद्ध हवा लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जहाँ निसर्ग के सानिध्य में, वहाँ पर जाकर देखते हैं तो नए युवा ऐसे शराब की बोतल लेकर घूमने आ जाते हैं, घूमने के बहाने वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जहाँ पर टेकड़ी के पीछे जाकर बैठते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लगता है ऐसे देख के परिस्थिति ऐसा लगता है 2-4 गाल पे लगा दूँ, जहाँ पर कि इतने छोटे-छोटे लड़के हैं और वहाँ पर बैठते हैं, बढ़िया खाते-पीते और वही जो बॉटल है, काँच की बॉटल जो है, वहाँ पर पत्थर से ऐसे फोड़ते हैं और वहाँ पर बिखेर देते हैं। जब हम वहाँ से चलेंगे ना, तो ऐसा लगता है कितने सारे काँच है, ये धरती माता को ऐसे लोग दूषित कर रहे हैं। तो ये सब हमें थोड़ा-सा इन क्रिया को कैसे करना होगा थोड़ा-सा ये भी है ज़रूरी कि हमारे आजू-बाजू में लोग इतने व्यसनाधीन हो रहे हैं, तो इस पर भी हमें थोड़ा-सा कार्य अवश्य करना है। तो ये भी हमारा पर्यावरण के लिए कार्य होगा और इसी कामना करती हूँ और भी मुझे कोई अगर इसमें सजेशन दे सकते हैं, तो मैं थोड़ा-सा और भी कार्य करूँगी, जो कि मैं जाती हूँ वहाँ पर। तो जी, मैं अब मेरी बात यहाँ पर रखती हूँ रखी मैंने और मैंने समय ले लिया, ज़्यादा हो गया। चलिए, अब मैं आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से सादर निवेदन करती हूँ, सभी का आभार करा दें। जी, विराम देना है आज की योगा क्लास को।